Okay, ji, good afternoon, M17, and welcome to pharmacology. So we are already revising our chemotherapy, assuming that you are studying along with us. Today we are going to revise antifungal agents. Okay, and you all know that in revision lectures, your participation is mandatory. It can be in the form of questions, it can be in the form of answers, or anything which shows that you are interested in the revision. ठीक है जी. So सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, whoever is saying अस्सलाम वालेकुम. ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया की जब हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे होते हैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स की, या इवन जब हमने एंटी माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट्स की स्टडी किए, तो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो यूजुअली सिमिलर थे. फंगाई के अंदर हमें थोड़ा सा ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा या कुछ यूनिक सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे. यानी जितने भी बैक्टीरिया आपने पढ़े सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के साथ, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में या एंटी मेटाबोलाइट्स में, उनका स्ट्रक्चर सबका सिमिलर था. चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकाई थे, चाहे वो स्टैफ था, या फिर आपके एच इन्फ्लुएंजी था, या जो भी कोई बैक्टीरिया था. जब हमने फंगल सेल वॉल की बात करनी है, जब हमने फंगल सेल की बात करनी है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या जो उसके सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू योर टिपिकल बैक्टीरिया. इवन जब हमने माइक्रोबैक्टीरिया की बात की थी, तो वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि जी उसकी स्टेनिंग डिफरेंट है टिपिकल बैक्टीरिया से. क्यों? क्योंकि उसकी अपीयरेंस डिफरेंट है. उसके अंदर ड्रग्स क्यों डिफरेंट यूज हो रही थी, क्यों टिपिकल एंटीबैक्टीरियल यूज नहीं हो रही थी? क्योंकि माइक्रोबैक्टीरिया के सेल वॉल स्ट्रक्चर के अंदर माइकोलिक एसिड, अरेबिनोग्लाइकेंस, ये कंपोनेंट्स थे जो हमारे टिपिकल सेल वॉल के अंदर नहीं थे. सिमिलरली जब हम फंजाई की बात करेंगे, तो दे आर यूकैरियोटिक organisms which have a unique cell wall which contains glucans and chitin या chitin whatever you call it. तो नेचुरली क्या होगा कि इसकी इरेडिकेशन के लिए हमें थोड़ी सी डिफरेंट ड्रग्स की जरूरत होगी. स्ट्रैटेजीज हमारी सेम होती हैं. स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? या हम सेल वॉल को डैमेज कर दें, या हम सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर दें, या अगर इससे आगे प्रोग्रेस करना है तो हम सेल के अंदर जाके उसके डीएनए को ब्लॉक करें, या उसके आरएनए को या प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करें. एम तो अल्टीमेटली यही है ना कि हमने अपने टारगेट सेल का फंक्शन ब्लॉक करना है. अभी एक बड़ी खूबसूरत सी डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रही है. दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन विच शोज यू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज वेल एज सेमी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल योर एंटीफंगल एजेंट्स. एंटीफंगल्स के लिए या इवन आगे आगे जब आप एक दो चैप्टर्स पढ़ते हो, जैसे आपके एंटी हेलमेंट्स हैं, ये जो माइनर टॉपिक्स हैं, उसमें मैं सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि वो अपने टेबल्स को इतना अप टू डेट कर लें कि एंड ऑफ द डे अगर आप सिर्फ एक टेबल को एट अ ग्लांस देखो तो आपकी सारी चैप्टर की प्रिपरेशन हो जाए. इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो इनकम्प्लीट से टेबल आपकी कैड्सन रिव्यू आपको दे रही है आप वो पढ़ के पेपर क्लियर करने की कोशिश करो. ड्यूरिंग द लेक्चर कोशिश करो कि एक छोटी सी डायग्राम या एक छोटा सा टेबल या तो खुद बना लें, या जो बहुत सुस्त लोग हैं वो बुक के बने हुए टेबल्स के अंदर थोड़ी बहुत एडिशन कर लें, ताकि आपकी मिनिमम एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो है वो टैबुलेट हो जाए या वो समराइज हो जाए आपके पास. मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकते. तो वंस अगेन जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो ज्यादातर हमारा टारगेट रहता है हमारे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनैलिटी के ऊपर, और उसका जो मेजर कंपोनेंट है हमारा यहाँ पे वो अर्गोस्टेरॉल है. अब कुछ ड्रग्स जो हैं वो अर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड करके सेल के अंदर लीकिंग पोर्स क्रिएट करेंगी, जैसे कि आपकी एम्फोटेरेसिन बी और नाइस्टेटिन भी यही फंक्शन प्रोड्यूस करती है. और कुछ ड्रग्स जो हैं वो आपकी अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को ही ऑल टुगेदर ब्लॉक कर देंगी, ताकि ना तो अर्गोस्टेरॉल होगा ना आपकी प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन होगी. तो नेचुरली उसका भी अल्टीमेट गोल वही होगा कि सेल लीकेज होगी और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी. इसमें जो ड्रग के ग्रुप्स आपने याद रखने होंगे वो होंगे आपके टिपिकल एजोल्स, और साथ उसके साथ एक ड्रग ऐड होती है टर्बिनाफिन. ये दोनों मिलके एक काम करती हैं. देन फिर सेल वॉल सिंथेसिस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं आपके फंजिन्स, जिसमें कैस्टोफंजिन आपकी ड्रग्स हैं, इकाइनोकेंडिन्स के अंदर ये काउंट होती है, और अल्टीमेटली सेल के अंदर जाके आपकी न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर रही है आपकी फ्लूसाइटोसिन. इसी चीज को जब हम इस तरह से क्लासिफाई करेंगे तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन या स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आप कह सकते हो. ठीक है. और एक दूसरी क्लासिफिकेशन इसमें ऐड होती है जिसको हम थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें हम विद रेफरेंस टू डिजीज डिसाइड करेंगे कि कौन सी ड्रग्स कहाँ पे यूज होनी है. दोनों तरह की क्लासिफिकेशन पूछी जा चुकी है. कुछ साल पहले कुछ लोगों से थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन पूछ ली गई थी और बच्चे बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे कि वो थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ी ही नहीं.
हालांकि आपकी कैडजिन रिव्यू जिस सीक्वेंस में आपकी ड्रग्स को एक्सप्लेन करती है इन चैप्टर्स, वो आपकी थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन है। बट आप क्या करते हो, आप जब क्लासिफिकेशन प्रिपेयर करके जाते हो तो जो टॉप पे टेबल सा दिया हुआ है उसको देख के चले जाते हो, तो उसमें आपको फिर ऑल्टरनेट क्लासिफिकेशन का आइडिया नहीं होता। देयर आर वेरी फ्यू ग्रुप्स इन द फार्माकोलॉजी टेक्स्ट बुक जहाँ पे आपने मोर देन वन क्लासिफिकेशन याद रखनी होती है। अदरवाइज मेजॉरिटी टाइम्स में हमारी एक ही प्राइमरी क्लासिफिकेशन चल रही होती है हर सबसेट के अंदर या हर स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर। जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, जब आपको ये नहीं कहा गया कि किस तरह से क्लासिफाई करो, तो इसका मतलब है कि खुली छुट्टी मिल गई, चेस्ट से चाहे दिल चाहे क्लासिफाई कर दो। बट अनफॉर्चुनेटली उन केसेस में जहां पे आपको स्पेसिफाई किया जाए कि किन बेसिस पे क्लासिफाई करना है, अगर आप वहां पे ऑल्टरनेट क्लासिफिकेशन लिख कर आते हो तो उसका कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। उससे यही अखज होता है कि स्टूडेंट जो है वो बहुत उसकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत पुअर है, वो ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करवाना चाह रहे हैं। Anyhow, the basic classification, which is according to the mechanism of action, तो क्या है कि जी the drugs which disrupt the fungal cell membrane, cell membrane पे कौन एक्ट करती हैं? एम्फोटेरिसिन बी और नाइस्टेटिन, दोनों का फंक्शन सेम है। इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके आपके लीकी चैनल्स क्रिएट करेंगी और लीकी चैनल्स जो हैं उसके थ्रू आपके सेल कंटेंट्स लीक आउट करेंगे और फंगल सेल डेथ कॉज हो जाएगी। एजोल्स दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब क्लिनिकली इंपॉर्टेंट भी यही ड्रग्स हैं। एम्फोटेरिसिन भी रिलेटिवली रेयर हो गई है अब, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसी सीरियस कंडीशंस हैं फंगल जिसमें स्टिल एम्फोटेरिसिन बी को एक सिस्टेमिक ड्रग के तौर पे हम यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हम टॉपिकल डिजीजेस की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमनली जो आप लोग आजकल यूज कर रहे हो टॉपिकली, वो नाइस्टेटिन है। मैंने जब ओरिजिनल लेक्चर लिया था तब भी हमने इस बारे में बात की थी। निलस्टैट ड्रॉप्स के नाम से मार्केट में आता है। किसी ने निलस्टैट ड्रॉप्स यूज किए हैं या किसी के घर में भांजों भतीजों ने निलस्टैट ड्रॉप्स यूज किए हों? इवन ओल्ड एज में भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जहां जहां होती हैं वहां वहां वी सस्पेक्ट दैट दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन। और मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन हमारी कैंडिडा इन्फेक्शन होती है। तो जो ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस है उसके लिए टॉपिकली हम निलस्टैट को बहुत कॉमनली यूज करते हैं, विच कंटेन्स निस्टेटिन। वेरी गुड, सो यू हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपने ओरल ड्रॉप्स यूज किए नाइस्टेटिन के। बच्चों में बहुत कॉमन होती है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली न्यूबॉर्न्स में। और सिमिलरली जो आपके ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपके नाना नानी दादा दादी होंगे, उनमें क्योंकि दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो सबसे पहले आपके अंदर आती है वो कैंडिडा इन्फेक्शन है, ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस। और अगर वो लोकलाइज डिजीज हो तो हम उसको टॉपिकली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइस्टेटिन। Then next most important clinically relevant group is your azoles। ठीक है, और एजोल्स में आगे अगर आपको सब क्लासिफिकेशन नहीं भी आती तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल दे आर क्लासिफाइड इनटू अमीडाजोल्स एंड ट्राइजोल्स। जिन लोगों ने ओरिजिनली ये क्लासिफिकेशन नोट डाउन नहीं की हुई, आई सजेस्ट कि थोड़ी सी अपनी बुक्स पे कंप्लीट कर लो। इमीडाजोल में आपने जो नाम याद रखने हैं वो है कीटाकोनाजोल और क्लोट्रीमाजोल, बाकी सबको इग्नोर कर दो। ठीक है, स्पेसिफिक चीजों पे फोकस करो जो रिपीटेडली आपके जहन में या आपके क्वेश्चन में आएंगी या फ्यूचर में क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएंगी। कीटाकोनाजोल इसलिए क्योंकि ये टॉक्सिक इफेक्ट्स की वजह से अब यूज नहीं होती, तो इस पे क्वेश्चन जरूर आ जाता है। प्लस आपने कीटाकोनाजोल की एग्जाम्पल जनरल फार्माकोलॉजी में भी पढ़ी होगी। कहाँ पढ़ा है हमने कीटाकोनाजोल? याद करें। एग्जैक्टली, ड्रग इंटरैक्शन से पढ़ा था। साइटोक्रोम P450 का प्राइमरी इनहिबिटर है, जो मोस्ट कॉमन एंजाइम इनहिबिशन की एग्जांपल्स हैं। उसमें एक कीटाकोनाजोल आती है, दूसरी सिमेटिडीन आती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। कीटाकोनाजोल वहां पे नोटोरियस है और यही एक रीजन है कि इसके ड्रग इंटरैक्शंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से अब हम इसको यूज नहीं करते। सेकेंड एग्जाम्पल जो आपने याद रखनी है इमीडाजोल्स में से, वो है आपकी क्लोट्रीमाजोल। क्योंकि क्लोट्रीमाजोल जो है बेटा, जहां जहां एंजाइम ड्रग इंटरैक्शन आएगा वहां वहां, हाँ, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में भी हमने पढ़ी थी कि गोनाडल हार्मोन्स के भी एक स्टेप को ब्लॉक करती है कीटाकोनाजोल। यू आर राइट, एंटी एंड्रोजेंस में भी पढ़ी है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट कोरिलेशन। इसका मतलब है वही रिपीट सेंटेंस बार बार कि जो ड्रग किताब में एक से ज्यादा बार आई है उसकी क्लिनिकल रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है, और नेचुरली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ उसकी एग्जाम सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। इससे पहले आपका कौन सा लेक्चर हो रहा था बिफोर दिस लेक्चर?
ओके, तो फोरेंसिक का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें क्लास कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थी, या एंड में कोई अटेंडेंस हो रही थी? बिकॉज पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रैपिडली डिक्रीज कर रहे हैं फार्माकोलॉजी में आते हुए। या तो फार्मा आपको बहुत ज्यादा आती है या फिर कोई और वजह है। एनी हाउ, उसके बाद बच्चे ट्राइजोल्स में आ जाओगे। ट्राइजोल्स में जो आपने दोनों चीजें याद रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास फ्लूकोनाजोल। और अगर कॉमनली आजकल देखो भी अपने घर में किसी से पूछोगे, ज्यादातर फीमेल्स में गायनेकोलॉजिकल कैंडिडा इन्फेक्शन हो जाती है बहुत ज्यादा, उसमें यूज होती है। इसके अलावा कोई और भी सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन के लिए जब आपको कोई टॉपिकली भी कोई ड्रग दे रहे होते हो ना, जब आपको लगता है कि बहुत सिवियर फंगल इन्फेक्शन हो रही है, तो उसके साथ भी खाने के लिए हम दे सकते हैं फ्लूकोनाजोल। फ्लोजिक्स के नाम से भी आती है, इसके अलावा बहुत से और नाम है, यूजुअली वीकली रेजीम के तौर पे यूज हो रही होती है। व्हाई आई एम सेइंग दीज थिंग्स इज कि अगर आप अपने एटमॉस्फेयर से अपने आसपास लोगों में ड्रग को क्लिनिकली यूज होता हुआ देखोगे, तो उस ड्रग को याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ट्राई टू गो थ्रू द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स जस्ट टू सी कि व्हिच ड्रग इज बीइंग गिवन एंड फॉर व्हाट एग्जैक्ट पर्पस, ताकि आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाओ। एंड देन कम्स योर नेक्स्ट ग्रुप विच इज योर एलाइलामाइंस और टर्बिनाफिन। अगर आप एलाइलामाइंस नहीं भी लिखते, डायरेक्ट टर्बिनाफिन भी लिख देते हो, तो आपको क्लासिफिकेशन में स्कोर मिल जाएगा, क्योंकि वैसे तो हम बात कर रहे हैं ना उन ड्रग्स की जो फंगल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर रही हैं, और ये सब की सब वहां है। इसमें एम्फोटेरिसिन बी और नाइस्टेटिन का एक मैकेनिज्म होगा, और इजोल्स और टर्बिनाफिन का एक मैकेनिज्म होगा। ये दोनों अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं, वेरेज आपकी एम्फोटेरिसिन बी और नाइस्टेटिन जो है वो लीकी चैनल्स और लीकी पोर्स बना के एक्ट करती हैं। तो दोनों का फंक्शन जो है वो सिमिलर था। उसके बाद आ जाती हैं आपके एकाइनोकेंडिन, जिसमें कैस्टोफंजिन आपकी एग्जांपल है। इसका काम भी वही है कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल सिंथेसिस जो है उसी के एक कंपोनेंट को ब्लॉक करती है। हम एग्जैक्टली डिटेल में आगे देखेंगे कि क्या करती है। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन या उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स से अंदर चले गए, और फंक्शनली हमने माइटोसिस को जब ब्लॉक किया, तो दैट इज द ग्रीजियोफिल्विन। ग्रीजियोफिल्विन बेटा क्लिनिकली अब कहीं पर यूज नहीं हो रही, बट ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस पे हमें एक एमसीक्यू जरूर आ जाता है। और वो कैसे आता है कि आप डिफरेंट चैप्टर्स में ऐसी ड्रग्स पढ़ के आए हो जो माइटोसिस के ऊपर एक्ट करती हैं। कहाँ कहाँ पढ़ी है हमने ऐसी ड्रग्स? ये सवाल नहीं है कि वो किसके माइटोसिस को ब्लॉक कर रही है, किस सेल के माइटोसिस पे एक्ट कर रही है, बट वो जनरली आपके माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली के ऊपर। ओके फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंटी कैंसर में पढ़ी। और कोई नाम याद है कौन सी वाली थी? विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टीन, ठीक है, तो वो हमने वहां पढ़ी थी, जो माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस के ऊपर एक्ट करी थी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पढ़ी थी। एक्सेलेंट। ड्रग कौन सी थी? ड्रग का नाम भी तो बताएं। कॉल्चिसिन, एग्जैक्टली। तो ये चीजें रिपीट हम क्यों कर रहे हैं रिवीजन के साथ, कि अब आपको किताब देखे बगैर दो तीन बातें याद होगी। अगर कॉल्चिसिन का मैकेनिज्म आज भी आपसे पूछ लिया जाए, तो यू वुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट समथिंग अबाउट इट। ऐसा ही है। एक और टॉपिक है जिसमें हमने माइटोटिक स्पिंडल के ऊपर ड्रग्स को एक्ट करवाया था, और रिसेंटली एक आध दफा ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल क्वेश्चन के सिनेरियो में ये लिखा है कि उस जगह पे आपने देखा था कि फलां माइटोटिक स्पिंडल के ऊपर एक्ट करती है, इस सिस्टम में बताएं कि माइटोटिक स्पिंडल के ऊपर एक्ट करने वाली ड्रग कौन सी है। ये enumerate all the drugs which act through inhibition of your mitotic assembly या mitotic spindle. जी बच्चे, anybody else, anyone other than Shazmeen who is listening, can you please relate? कौन सा एक टॉपिक और है, एक और ग्रुप है, कीमोथेरेपी में से ही है, जहां पे ड्रग्स जो हैं वो माइटोटिक अपरेटस की असेंबली के ऊपर एक्ट कर रही होती है, समथिंग टू डू विद माइटोसिस। नो आइडिया? एंटी हेलमेंट्स की बात हो रही है, बिल्कुल सुमुन बुकमुन हो जाते हैं बच्चे। एंटी हेलमेंट्स, अब बताओ ड्रग कौन सी थी एंटी हेलमेंट्स में जो माइटोटिक अपरेटस के ऊपर एक्ट कर रही थी? कम ऑन। नो, आइवरमेक्टिन हैड समथिंग टू डू विद गाबा, और इसके ऊपर भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था आइवरमेक्टिन के ऊपर कि गाबा के ऊपर कौन एक्ट कर रहा है। और कौन सी हेलमेंट्स में से ड्रग याद आती है बेटा? विनक्रिस्टिन जो है वो एंटी कैंसर में थी, उसकी बात तो हमने अभी की है ना। एंटी हेलमेंट्स, सबसे कॉमन इन्फेक्शन कौन सी होती है हेलमेंथिक?
अल्बेंडाजोल, एक्सीलेंट। अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल जो हैं वो माइटोटिक एपरेटिस पे एक्ट करती हैं। और बच्चे ये बहुत कॉमन ड्रग है, हर घर में हर दूसरे बच्चे ने ये खाई होगी, डेफिनेटली ये सिरप लिया होगा। बच्चों को जब हम कहते हैं बचपन में पेट में कीड़े हो गए हैं तो उस वक्त जो जेंटल के नाम से ड्रग दी जाती है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तो वो है आपकी अल्बेंडाजोल। एंड यू शुड नो दैट, being a general practitioner in future, you should know that at all times that albendazole is very important antihelminthic drug। और अगर आप एंटी हेलमेंथ्स के चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर करते हुए जा रहे हो तब भी आपने उसमें अल्बेंडाजोल जरूर पढ़नी है, क्योंकि वो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। और जब इजी पेपर आएगा तो अल्बेंडाजोल पे क्वेश्चन आएगा, मुश्किल पेपर तो फिर खैर एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑलराइट, एंड देन फाइनली द ड्रग दैट इनहिबिट्स योर डीएनए सिंथेसिस व्हिच इज योर फ्लूसाइटोसिन। नाउ द थिंग इज कि जब एंटी फंगल से क्वेश्चन आता है तो यूजुअली बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं होगा, हम एमसीक्यूज में ज्यादातर एंटी फंगल पे क्वेश्चन आते हैं। एससीक्यूज में एवरी वंस इन 4 years आप देखोगे कि एंटी फंगल का क्वेश्चन आया होगा, अदरवाइज रूटीनली नहीं आता। तो एमसीक्यू के लिए यूजुअली आपको वन वर्ड आंसर्स आना जरूरी है, तो वो क्लासिफिकेशन से आपका पर्पस सर्व हो जाता है। तो गॉड फॉरबिड अगर आप मिनिमम के लिए भी प्रिपेयर्ड हो गए तो अगर आपको एससीक्यू भी आया है तो इस क्लासिफिकेशन की हेल्प से आप एटलीस्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता सकते हो, ठीक है, वन वर्ड आंसर दे सकते हो, पेपर ब्लैंक नहीं रहेगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज योर थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन, जो कि आपके टेक्स्ट के सीक्वेंस में दी हुई है। सिस्टेमिक ड्रग्स फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शन, यानी वो ड्रग्स जो डीप इंटरनल ऑर्गन फंगल इन्फेक्शंस के लिए दी जाती हैं और दी भी सिस्टेमिकली जाती हैं, ईदर आईवी और ओरल, ठीक है। तो सिस्टेमिक ड्रग्स फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शंस इंक्लूड एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूसाइटोसिन एंड एजोल्स एंड योर एकाइनोकेंडिन। सारी जो आपकी शुरू की ड्रग्स हैं वो सब की सब आपकी सिस्टेमिक ड्रग्स फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अब इसमें से जो चीज हमने कभी मिस नहीं करनी, दैट इज योर एम्फोटेरिसिन बी, क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी की कोई टॉपिकल एप्लीकेशन नहीं है और ये स्पेसिफिकली सुवेयर सिस्टेमिक इन्फेक्शंस के लिए यूज होती है और नेचुरली सिस्टेमिक रूट से दी जाती है। तो सिस्टेमिक ड्रग्स फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शंस में सबसे पहले जो बात आपको याद आनी चाहिए, दैट इज योर एम्फोटेरिसिन बी। फ्लूसाइटोसिन जो है वो सिर्फ किताबों तक महदूद है, फ्लूसाइटोसिन क्लिनिकली यूज नहीं होती बिकॉज उसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक फीचर नहीं है जो हमें एजोल्स या एम्फोटेरिसिन बी में नहीं मिलता, नाइदर इन स्पेक्ट्रम नॉर इन मैकेनिज्म। तो बस ये थ्योरेटिकल पर्पसेस के लिए है, पास्ट में यूज होती रही है, अब क्लिनिकली यूज नहीं होती। इवन इफ यू एलिमिनेट इट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन इट डजंट मैटर, ठीक है। एंड देन एजोल्स को जरूर याद रखना है। देन इज योर सिस्टेमिक ड्रग फॉर सुपरफिशियल इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन आपकी सुपरफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल आप जब टीनिया पीडिस के लिए कोई ड्रग लेते हो, डू यू नो व्हाट इज टीनिया पीडिस? मैंने वो उस डिजीज का नाम लिया है जो हम स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन होती है, स्कूल कॉलेज लाइफ में बहुत कॉमन होती है जी। डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस, टीनियाज जो हैं वो ज्यादातर, हाँ कह सकते हैं बेटा, यूजुअली हम टीनिया पीडिस का जब वर्ड यूज कर रहे हैं तो मैं स्पेसिफिकली फुट इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ। नेल्स में भी हो सकती है, यू आर राइट, स्कैल्प पे हो सकती है। ये टीनियाज जो है ये आपको इसी तरह पेरिफेरल स्पेसिफिक एरियाज में नजर आएंगी। यस यू आर राइट, एथलीट्स फुट को भी कहते हैं। तो अब बेसिकली उसमें होगा क्या कि इन्फेक्शन आपकी सुपरफिशियल है, इन्फेक्शन आपकी टॉपिकल है, लेकिन जो ड्रग हम साथ यूज कर रहे हैं वो सिस्टेमिकली भी दे रहे हैं, टॉपिकली भी उसको एक ड्रग दे रहे होंगे और एडिशनली साथ उसको खाने के लिए भी ड्रग दे रहे होंगे। तो जो मोस्ट कॉमन हम नाम यहाँ याद रखने हैं वो है आपके टर्बिनाफिन और एजोल्स। टर्बिन पाउडर भी यूज होता है, टर्बिन टॉपिकल क्रीम भी यूज होती है और टर्बिनाफिन साथ में ओरली भी दी जाती है, क्योंकि वी अज्यूम कि ये डीप रूटेड टॉपिकल इन्फेक्शन है तो इसके लिए साथ, या ज्यादा वास्ट स्प्रेड है इसका, तो इसके लिए साथ हमें कोई ना कोई सिस्टेमिक ड्रग भी देनी चाहिए सिस्टम से इसको एरेडिकेट करने के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हमें थोड़ी बहुत एक्नी होती है तो हम टॉपिकल क्रीम यूज करते हैं, लेकिन जब आपको वाइड स्प्रेड एक्नी होती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ चल रही होती है, तो उस केस में हम आपको साथ ओरल ड्रग्स भी खाने के लिए देते हैं। सिमिलरली जब आपकी बहुत थोड़ी सी सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो तो ओनली टॉपिकल ड्रग्स आर इनफ, और जब साथ हमें लगे कि सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट भी चल रही है तो उस केस में हम साथ में सिस्टेमिक ड्रग फॉर टॉपिकल इन्फेक्शन यूज करते हैं, विच इंक्लूड्स योर टर्बिनाफिन एंड योर एजोल्स प्राइमरीली। And then finally the drugs which are typically used for superficial topical infections, जिसमें नाइस्टेटिन जो तो है ही सिर्फ टॉपिकल,
टर्बीनाफिन जो आपने देखा कि टॉपिकल भी है और सिस्टेमिक भी है। एंड देन योर इजोल्स, इजोल्स में दो ऐसी ड्रग्स हैं जो सिर्फ टॉपिकली यूज होती हैं, योर क्लोट्रीमाजोल एंड योर माइकोनाजोल। जब स्टीरॉइड्स आपको पढ़ाए गए थे तो मैंने क्लोट्रीमाजोल के कॉम्बिनेशन के साथ आपको, इवन जब मैंने डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशंस पढ़ाई थी तो वहां पे आपको कुछ ड्रग्स पढ़ाई थी जहां पे आपने देखा था कि स्टीरॉइड के कॉम्बिनेशन में भी ये एंटीफंगल आ रही है, और क्लोट्रीमाजोल ओनली टिपिकल एंटीफंगल के तौर पे भी आपको क्रीम फॉर्म में या ऑइंटमेंट फॉर्म में अवेलेबल होती है। ठीक है जी। नाउ लेट्स जस्ट जंप स्टार्ट टू योर एम्फोटेरिसिन बी। आज हम सिर्फ, क्योंकि रिवीजन लेक्चर है तो हम सुपरफिशियल बातों पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे, डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे। एम्फोटेरिसिन बी में सबसे पहले तो आपको जो वाइवा में पूछी जाती है बात, ये होती है व्हाई इज एम्फोटेरिसिन बी कॉल्ड एम्फोटेरिसिन, व्हाट इज विद द नेम। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हम केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, विच आर नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक, और यू कैन से बोथ बेसिक बोथ एसिडिक। Since amphotericin B is soluble in both basic and acidic environment, this is the reason it is called amphoteric in the first place. And unfortunately, it's insoluble in water, right? अब इस सारी परेशानी की वजह से इसकी GIT ट्रैक से एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर है, क्योंकि GIT ट्रैक से एब्जॉर्ब होने के लिए the drug is supposed to be partially water soluble and then ultimately lipid soluble. तो अगर आपकी कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर होगी ड्रग, तो उस सिनेरियो में हमारे पास इसकी GIT एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत पुअर हो जाती है। दिस इज इनफ टू बी अंडरस्टूड एट दिस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एम्फोटेरिसिन बी में से ही आएगा। एम्फोटेरिसिन बी में से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं जब एंटीफंगल में से क्वेश्चंस आए कि एम्फोटेरिसिन बी जो कन्वेंशनल फॉर्म में अवेलेबल थी हमारे पास, जो टिपिकल फॉर्म में अवेलेबल थी, उसके साथ साथ उसको हम कहते हैं CAMB, कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी। आपकी बुक्स में एक टेबल के फॉर्म में ये डिफरेंट फॉर्मुलेशंस जो हैं इनके नाम लिखे हुए हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी को कन्वेंशनल रहने दो, बाकी सब में हमने उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज अटैच कर दी है जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। तो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी होगी जो एक लाइपोसोम के फॉर्म में होगी, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी को हम लिपिड कंटेंट से एक सराउंड कर देंगे ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन या कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंप्रूव हो जाए। देन एम्फोटेरिसिन बी कैन बी कॉम्प्लेक्स्ड विद अ लिपिड, तो इसको हम एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फाइनली एक कोलॉइडल डिस्पर्शन होती है एम्फोटेरिसिन बी की, ABCD, एम्फोटेरिसिन बी कोलॉइडल डिस्पर्शन। तो अगर आप सिंपली ये भी याद रख लो कि इसका लिपिड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इसकी लाइपोसोमल फॉर्म बनाएंगे, इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये एटलीस्ट आपको 3 फॉर्म्स तो याद हो जाएंगी ना एम्फोटेरिसिन बी की। ऐसा ही है। सो कमिंग नेक्स्ट टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बहुत ज्यादा टाइम हमने अब यहाँ वेस्ट नहीं करना, मैं सिंपली पीछे आपको पढ़ा के आई हूँ या बता के आई हूँ कि इसने मैकेनिज्म में एग्जैक्टली करना क्या है। ये जाके एर्गोस्टेरॉल के साथ, टारगेट इसका भी एर्गोस्टेरॉल है। एजोल्स में हम एर्गोस्टेरॉल के एंजाइम को टारगेट करते हैं ताकि एर्गोस्टेरॉल सिंथेसाइज ना हो, और यहाँ पे हम डायरेक्टली एर्गोस्टेरॉल को टारगेट कर लेते हैं। MCQs में टारगेट साइट का वर्ड यूज होता है कीमोथेरेपी की ड्रग्स के साथ, और वहां पे जो आप मिस्टेक करते हो वो ये होता है कि आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी ड्रग एंजाइम को टारगेट कर रही है डायरेक्टली और कौन सी ड्रग डायरेक्टली जाके सेल वॉल के कंपोनेंट को टारगेट कर रही है। तो एम्फोटेरिसिन बी की टारगेट साइट इज योर एर्गोस्टेरॉल, वो जाके डायरेक्टली एर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड करेगी, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली वहां पे ये देखो, ये आपकी एम्फोटेरिसिन बी है, ये आपका एर्गोस्टेरॉल है जो आपके सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है, उसके साथ जाके इसने बाइंड किया, वहां पे पोर क्रिएट कर दिया, उस लीकी चैनल के थ्रू आपके सेल कंटेंट्स लीक हो गए और आपके सेल की डेथ हो गई। रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म होपफुली याद करने की जरूरत नहीं है, बट कॉमन सेंस की बात है कि अगर एर्गोस्टेरॉल ही नहीं होगा तो एम्फोटेरिसिन बी क्या करेगी। आपकी फंगस क्या करती है कि वो एर्गोस्टेरॉल की जगह कुछ और स्टीरोल्स यूज करना शुरू कर देती है, कोई ऑल्टरनेटिव कंपोनेंट्स जो हैं वो डेवलप कर लेती है। तो नेचुरली आपकी ड्रग उन ऑल्टरनेटिव स्टीरॉइड्स को, उन ऑल्टरनेटिव स्टीरोल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, और ना उसमें केस में क्या होगा कि आपकी रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगी। स्पेक्ट्रम में बहुत सारे सीज हैं हमारे पास। 3 Cs आर प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस एंड कॉक्सीडियोइड्स। ये तीनों आपको याद रखने हैं क्योंकि इन तीनों के लिए बहुत नोटोरियस रह चुकी हैं इन्फेक्शन। कैंडिडा के लिए तो हमारे पास बहुत अच्छी और ड्रग्स आ गई हैं,
एजोल्स भी बहुत अच्छा काम करती हैं, बट क्रिप्टोकोकस में और कॉक्सीडियल इन्फेक्शंस में, क्योंकि कॉक्सीडियल इन्फेक्शन यूजुअली मेनिंजाइटिस कॉज करती है, तो मेनिंजाइटिस एक सिवियर सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, तो इसमें तो स्पेसिफिकली हम अभी तक एम्फोटेरिसिन बी जो है वो यूज कर रहे हैं, और प्राइमरीली एस्परजिलोसिस में भी यूज हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे 3 C's। आपकी मर्जी है, उसको जैसे मर्जी सीक्वेंस कर लो, पहले ए लगाना है ए लगा लो, A-B-3-C, simple. A is for Aspergillus, B is for Blastomyces, and then the 3 C's are for Candida, Cryptococcus, and your coccidioids. Amphotericin B के स्पेक्ट्रम में A, B, 3C. This is just a try. बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको जिस तरह मर्जी उसके निमोनिक बना लो या जिस तरह मर्जी उसका शॉर्ट फॉर्म बना लो, ठीक है। व्हाट द प्रॉब्लम आई यूज्ड टू फेस इन दिस थिंग्स वाज कि आई रेयरली रिमेंबर कि ये 3 C एक्चुअली क्या बना रहे हैं आगे, बट स्टिल इफ यू रिमेंबर दैट देन इट्स ऑलराइट, ठीक है। बाकी कुछ और ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसमें आपकी हिस्टोप्लाज्मा है, स्पोरोथ्रिक्स है, चाहे तो उसको स्पेक्ट्रम में याद कर लें, वरना अगर आपको 4 ऑर्गेनिजम्स के नाम भी स्पेक्ट्रम के साथ आ गए हैं तो फॉर द सेक ऑफ एंटी फंगल दैट इज फेयर इनफ, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में अगर नहीं भी आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन जब क्लिनिकल यूजेस की बात होती है तो इन्हीं जो आपके स्पेक्ट्रम की ड्रग्स थे ऑर्गेनिजम्स, उन्हीं के डिजीजेस की हम बात करना शुरू कर देते हैं। यूजुअली आपकी जो राइजोपस स्पीसीज होती हैं या जो आपकी एस्परजिलस स्पीसीज होती हैं वो एस्परजिलोसिस भी कॉज करती हैं, और फिर कुछ मिक्स मोल्ड इन्फेक्शंस होती हैं जो म्यूकोर माइकोसिस कॉज करती हैं। इसको मैंने यहाँ टॉप ऑफ द लिस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि 2-3 साल पहले म्यूकोर माइकोसिस का क्वेश्चन आ गया था, और उन्होंने बाकायदा उसकी लीजन एक्सप्लेन की हुई थी कि लिम्ब के ऊपर, लेग के ऊपर ब्लैक कलर की लीजन है और उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन है, और बल्कि म्यूकोरमाइकोसिस का आई थिंक वर्ड भी उसमें मेंशन नहीं था, और वो काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था जिसके ऊपर फिर रिव्यूज भी हुए थे और कमेटीज की मीटिंग्स भी हुई थी। दिस इज द रीजन कि मैंने अपने क्लिनिकल यूजेस में सबसे टॉप पे म्यूकोरमाइकोसिस मेंशन किया हुआ है, क्योंकि होता यह है कि बच्चों को एस्परजिलोसिस तो याद रह जाता है एम्फोटेरिसिन बी के साथ, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस भी याद रह जाता है, ब्लास्टोमाइकोसिस भी याद रह जाता है ए, बी और 3 C's के साथ। तो जहां पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है वो ये था कि ये एक अनोखा सा वर्ड था जो उन्होंने सिनेरियो में यूज कर दिया था। बट द थिंग इज कि म्यूकोरमाइकोसिस के लिए स्पेसिफिकली एम्फोटेरिसिन बी के अलावा हमारे पास कोई ड्रग नहीं है क्लिनिकली। बाकियों में कुछ में आप आगे जाके देखोगे एजोल्स एक्टिव होंगे, कुछ में कुछ और अल्टरनेट ड्रग्स होंगी, इसलिए म्यूकोरमाइकोसिस क्योंकि एक बार आपकी यूनिवर्सिटी पूल में आ गया है तो इसको याद रख लो। म्यूकोरमाइकोसिस एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज एम्फोटेरिसिन बी। उन्होंने बिल्कुल कोई फंगस का रेफरेंस नहीं दिया हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर, दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और अज्यूम किया हुआ था कि आप एम्फोटेरिसिन बी का मैकेनिज्म और हर चीज एक्सप्लेन करो, ठीक है। एम आई क्लियर सो फार? ओके, डोंट हैव सो मच टाइम फॉर योर डिलेड रिस्पॉन्सेज, फाइन। उसके बाद आपने एम्फोटेरिसिन बी में जो चीज याद रखनी है, एक छोटा सा आपकी कैडजिंग रिव्यू ये चीज मेंशन करती है, इंडक्शन थेरेपी, ठीक है। अगर नहीं भी मेंशन है तो आप खुद मेंशन कर लो। होता ये है कि एम्फोटेरिसिन बी, अब मैंने आपसे कहा कि रेयरली यूज हो रही है बिकॉज इट इज गॉट सिवियर नेफ्रोटॉक्सिक रिएक्शंस, ठीक है। बट इन सम सिचुएशंस मैंने आई जस्ट मेंशन्ड दैट एजोल्स जो हैं वो अल्टरनेट ड्रग के तौर पे यूज हो रही है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इफ इन्फेक्शन इतनी सिवियर होती है दैट वी गिव एन इंडक्शन थेरेपी विद एम्फोटेरिसिन बी, which means कि हम इनिशिएट करेंगे एम्फोटेरिसिन बी से जस्ट टू डिक्रीज द इनिशियल फंगल लोड। जैसे आजकल कोविड-19 में आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में यही कहा जा रहा है ना कि वो ट्रीटमेंट बेशक ना करें, वो वायरल लोड को डिक्रीज करती हैं जिससे सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाती है। सिमिलरली हम इनिशियल इंडक्शन थेरेपी में एम्फोटेरिसिन बी यूज करते हैं ताकि इनिशियल फंगल लोड डिक्रीज हो जाए, और उसके बाद पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं टिपिकल मेंटेनेंस एजोल थेरेपी के ऊपर, क्योंकि एजोल्स के एडवर्स इफेक्ट्स बहुत कम हैं और एम्फोटेरिसिन बी की लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट है उससे हमें काफी सिवियर एडवर्स इफेक्ट्स देखने में आते हैं। तो ये एक इंडक्शन थेरेपी के ऊपर छोटा सा शॉर्ट नोट आ सकता है, व्हाट इज इंडक्शन थेरेपी, व्हिच ड्रग इज यूज्ड फॉर इंडक्शन थेरेपी, और वाइवा में तो इस तरह की चीजें बहुत पसंद होती हैं एग्जामिनर्स को जिनका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होता। देन अगेन एम्फोटेरिसिन बी के मैकेनिज्म से ज्यादा जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, क्योंकि जो ड्रग्स अब रिलेटिवली ऑब्सोलीट होती जा रही हैं उनके एडवर्स इफेक्ट्स पे फोकस ज्यादा करना होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। क्योंकि ये इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू जा रही है तो फर्स्टली हमारे पास इन्फ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स होंगी जो एट द टाइम ऑफ इन्फ्यूजन आते हैं,
और उसके बाद कुछ क्यूमुलेटिव एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो लॉन्ग टर्म यूज से अल्टीमेटली आ रहे होते हैं। और आपने इसके एडवर्स इफेक्ट्स को हमेशा ऐसे क्लासिफाई करना है, जो इस तरह प्रॉपरली क्लासिफाई करके एडवर्स इफेक्ट्स लिखता है उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं, और जो बच्चा सिंपली इन्यूमरेट करके दे देता है उसको रिलेटिवली कम मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर अ गुड स्कोर इन योर एग्जाम्स, यू मस्ट नो इन्फ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स में आपके फीवर, चिल्स, मसल स्पैज्म्स, वॉमिटिंग, हेडेक, जो टिपिकल किसी भी इन्फ्यूजन से आते हैं, और नेचुरली उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम साथ में एंटी एलर्जी दे रहे हों, या एंटीपायरेटिक्स यूज कर रहे हों, या स्टीरॉइड्स या मेप्रिडीन वगैरह यूज कर रहे हों, तो हम इन्फ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन में ये बात पूछी जा सकती है, जैसे हमने जब आपको वैनकोमाइसिन पढ़ाई थी या क्लोरमफेनिकॉल पढ़ाई थी, तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स के साथ जब रेडमैन सिंड्रोम पूछा जाता है वैनकोमाइसिन के साथ, तो साथ ये भी क्वेश्चन आता है दैट हाउ कैन यू अवॉइड इट, हाउ कैन यू प्रिवेंट इट, और वहां पे भी यही एंटीहिस्टामिन्स थी जिसके साथ हम रेडमैन सिंड्रोम को अवॉइड कर रहे थे। सिमिलरली एम्फोटेरिसिन बी जो है वो देना जरूरी है। इन्फ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हम प्री मेडिकेशन कर सकते हैं एंटीपायरेटिक्स और एंटीहिस्टामिन्स के साथ। ये वो बातें होती हैं जो जब आप खुद बैठ के पढ़ रहे होते हो तो आप इग्नोर कर देते हो, तो प्लीज हाईलाइट देम इन योर बुक्स। एंड देन द अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट्स, जो प्राइमरी एडवर्स इफेक्ट है, जो एमसीक्यू में आता है कि सबसे डेंजरस एडवर्स इफेक्ट क्या आएगा आपकी एम्फोटेरिसिन बी के साथ, दैट इज योर रीनल डैमेज, क्योंकि 80% पेशेंट्स के अंदर एजोटीमिया हो जाता है। आई होप यू नो व्हाट इज एजोटीमिया। व्हाट इज एजोटीमिया? एनीबडी? People, I just asked a question. What is azotemia? And I did tell you that when we had our antifungal lecture. High nitrogen levels in blood, you are right. I think you wanted to write nitrogen, right? Okay. चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, एनी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड जब ज्यादा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि एजोटीमिया हो गया, और उसमें कहीं ना कहीं रीनल डैमेज जो है वही हमारा बेसिक प्रॉब्लम होती है। जी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल ऑफ यू। और ये जो हमने फॉर्मुलेशंस एम्फोटेरिसिन बी की बनाई हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव करने के साथ साथ ये जो हमारे लाइपोसोमल कंपाउंड्स थे और जो लिपिड फॉर्मुलेशंस थी, उनका ये भी एक एडवांटेज है कि वो लेस नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं एज कंपेयर टू योर कन्वेंशनल थेरेपी। ठीक हो गया? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी हो सकता है, सेवेयर पोटेशियम, अब ये सब आपने अलग अलग से एन्यूमरेट करने हैं। आरटीए हो गया, पोटेशियम मैग्नीशियम वेस्टिंग हो गई, या एजोटीमिया हो गया, या ओवरऑल रीनल डैमेज हो गया। हाइपोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया एज वेल इज वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ योर एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है जी, दैट सम्स अप एम्फोटेरिसिन बी। ओके, आई एम गोइंग टू जंप अवे फ्रॉम फ्लूसाइटोसिन, क्योंकि फ्लूसाइटोसिन के बारे में कोई एज सच इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि ये हमने डीएनए सिंथेसिस के साथ पढ़ा था, क्योंकि ये प्यूरीन पिरिमिडीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है, और जब ये उसको ब्लॉक करेगा तो ओवरऑल फंगल डीएनए सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा, और नेचुरली जब डीएनए सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा तो सेल का सारा फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ साइटोसिन परमिएज की हेल्प से फंगल सेल के अंदर जाता है, इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिकली फंगल सेल के ऊपर एक्ट कर रहा है और इसके अदर सेल्स के अंदर कोई इशू नहीं है। तो नेचुरली जब आपका फंगस के अंदर साइटोसिन परमिएज नहीं होगा तो उसका फ्लूसाइटोसिन की अपटेक नहीं होगी, और इसकी वजह से फ्लूसाइटोसिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाएगी। स्पेक्ट्रम इसका सारा ऑलमोस्ट वही है जो एम्फोटेरिसिन बी का है। Synergistic effects with amphotericin B have been observed, and I just mentioned कि इसमें कोई as such ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म हमारे पास नहीं है जिसपे फ्लूसाइटोसिन के अलावा हमारे पास कोई ड्रग ना हो। यही वजह है कि फ्लूसाइटोसिन को अब हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है जी, तो एम्फोटेरिसिन B is used for the treatment of meningeal infections of fungi along with your amphotericin B, or in case along with your azoles as well. कॉमनली क्या है, जितने भी आप इस तरह के, और फ्लूसाइटोसिन आपने एंटी कैंसर्स में भी पढ़ी है, तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है एडवर्स इफेक्ट्स का, वो आपका बोन मेरो सप्रेशन का हो सकता है। अदर देन दैट नथिंग इज इंपॉर्टेंट।
and our class count has decreased to 142 from 155 in the previous class. Excellent. What a respect you show to your subject and your teachers. Though I still know कि जितने mentioned होते हैं वो भी सारे as such actively attend नहीं कर रहे होते class, but still the number shows you something that at least you bothered to connect to the class. Okay. And now we are going to talk about azoles. Azoles are the most clinically relevant antifungal agents at the moment, जिसमें आपने imidazoles में ketoconazole और clotrimazole याद कर लिए हैं, और triazole के अंदर आपने fluconazole याद कर लिए हैं. ठीक है, इससे ज्यादा याद कर लो तो वो आपकी मेमोरी के ऊपर है, बट इंपॉर्टेंट यूजुअली यही होते हैं. Ketoconazole and clotrimazole in your imidazoles and fluconazole amongst your triazoles. If you know how to subclassify the azoles in these two groups, तो naturally आपको जब स्कोर मिलता है, जब आपके पेपर चेक होते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं. बट अगर आप इसकी सब क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, सिर्फ इन्यूमरेशन कर दोगे, तो नेचुरली रिलेटिवली मार्क्स आपको फुल में से उस रेलेवेंस में कम मिलेंगे. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो क्या कर रहा है कि वो अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है. अब अर्गोस्टेरॉल कैसे बन रही थी? वो लैनोस्टेरॉल की डीमीथाइलेशन से हो रही थी. तो इसका मतलब है कि जो एंजाइम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल था वो साइटोक्रोम P450 के साथ लिंक है. ठीक है, अब ये एजोल्स देखो, ये लैनोस्टेरॉल को अर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट नहीं होने देते. और मैंने आपसे कहा था जब क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी कि टर्बिनाफिन का भी वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो एजोल्स का है, यानी दोनों अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं. हाउएवर द एग्जैक्ट स्टेप्स आर डिफरेंट. टर्बिनाफिन जो है वो लैनोस्टेरॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, और जो एजोल्स हैं वो लैनोस्टेरॉल की अर्गोस्टेरॉल में कन्वर्जन को ब्लॉक करती हैं. अल्टीमेट गोल तो यही है कि दोनों से अर्गोस्टेरॉल सिंथेसाइज नहीं होगा और सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, बट जो एग्जैक्ट टारगेट साइट्स हैं वो दोनों की डिफरेंट है. आपकी टर्बिनाफिन ने स्क्वेलिन एपॉक्सिडेज एंजाइम को टारगेट किया, वेयरएज जो आपका एजोल है इसने डीमीथाइलेज एंजाइम को टारगेट किया. एग्जैक्टली, यू आर राइट. तो ओवरऑल आप अगर सिंपली ये कह दो कि अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं तो आपकी बात ठीक होगी, लेकिन जब आप एग्जैक्ट एंजाइम मेंशन करोगे या जब आप एग्जैक्ट स्टेप मेंशन करोगे अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस का, तो आप देखोगे कि टर्बिनाफिन जो है वो स्क्वेलिन एपॉक्सिडेज को ब्लॉक कर रही है, और जो आपके एजोल्स हैं कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल वो डीमीथाइलेज एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं. तो ये स्क्वेलिन से लैनोस्टेरॉल कन्वर्जन को ब्लॉक कर रही थी, और एजोल्स जो हैं वो लैनोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल कन्वर्जन को ब्लॉक कर रहे हैं. एंड इन आइदर केस आपका सेल मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी. राइट. स्पेक्ट्रम में ऑल द कैंडिडा टाइप्स, जब मैंने आपको एम्फोटेरेसिन बी का स्पेक्ट्रम दिखाया था तो उसमें सिर्फ कैंडिडा एल्बिकन्स मेंशन थी, बाकी जो कैंडिडा की टाइप्स थी उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिविटी नहीं थी. बट इसके अंदर कैंडिडा की तमाम सब टाइप्स, तो कैंडिडा की अगर एमसीक्यू आए और आपसे पूछा हो कि कैंडिडियल इन्फेक्शन के लिए सबसे ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस कौन सी है, तो आप एजोल्स मेंशन करोगे, क्योंकि एजोल्स जो हैं वो हर तरह की कैंडिडा इन्फेक्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, जबकि एम्फोटेरेसिन बी तो किसी एक सब टाइप के ऊपर एक्ट कर रही थी. सिमिलरली बाकी का स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट सिमिलर है आपकी एम्फोटेरेसिन बी से. ब्लास्टोमाइसीज भी हैं, हिस्टोप्लाज्मा भी है, क्रिप्टोकोकस भी है, वो सारी चीजें इसमें. इवन एजोल्स का सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है. कोक्सीडियोज भी यहाँ पे हैं, एस्परजिलस भी आ जाती है, स्पोरोथ्रिक्स भी आ जाती है. और इसमें जो चीज ऐड हो रही है आपने देखना है, जो चीज डिफरेंट है, जो चीज इसमें डिफरेंट है वो ये है कि एक तो कैंडिडा की बहुत ज्यादा सब टाइप्स ऐड हो गई हैं, और दूसरा जो आपकी डर्मेटोफाइट्स हैं, जो आपकी रिंग वर्म फंगाई हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था टीनिया इन्फेक्शंस हो रही थी, टीनिया पीडिस, टीनिया क्रूरिस एंड ऑल दोस अदर टीनिया इन्फेक्शंस, वो सब भी एजोल्स के स्पेक्ट्रम के अंदर आ रहे हैं. एम्फोटेरेसिन बी में हमने डर्मेटोफाइट्स का कोई जिक्र नहीं पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर. बाकी का सारा ऑलमोस्ट सिमिलर है. एस्परजिलस भी है, स्पोरोथ्रिक्स भी है, हिस्टोप्लाज्मोसिस भी है, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, कॉक्सीडियोज, सब वही हैं जो आपने एस्परजिलस के स्पेक्ट्रम में पढ़े, सॉरी एम्फोटेरेसिन बी के स्पेक्ट्रम में पढ़े थे. सिर्फ आपने देखा है कि उनका सीक्वेंस चेंज हो गया है. यहाँ पर कैंडिडा जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है एज कंपेयर टू अदर ड्रग्स. नाउ द क्वेश्चन अबाउट कीटाकोनाजोल. कीटाकोनाजोल में आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ये क्योंकि
इसकी सेलेक्टिविटी कम है फंगल साइटोक्रोम P450 के लिए, विच मीन्स कि अगर आप पेशेंट को कीटाकोनाजोल देते हो तो वो ह्यूमन साइटोक्रोम P450 को भी इनहिबिट कर देगा, और अगर ह्यूमन साइटोक्रोम P450 इनहिबिट होगा तो आपकी एंजाइम इनहिबिशन शुरू हो जाएगी या ड्रग इंटरैक्शन शुरू हो जाएंगे। इसलिए कीटाकोनाजोल जो है उसको अब क्लिनिकली यूज नहीं किया जाता। बाकी के जो एजोल्स हैं वो स्पेसिफिकली फंगल डीमीथाइलेज एंजाइम के ऊपर एक्ट करते हैं। इसका मतलब है वो फंगल साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करते हैं, ह्यूमन साइटोक्रोम P450 के ऊपर उनका कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं होता। ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने याद रखनी थी। अदरवाइज आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडवर्स इफेक्ट्स, आपके ड्रग इंटरैक्शंस, आपके स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, सोवेयर हेपेटोटॉक्सिसिटी, नेचुरली जब आपके साइटोक्रोम P450 एंजाइम सारे लिवर में है तो जाहिर है ये लिवर को डैमेज कर रहा है। हाइपोकैलीमिया, हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट, जस्ट मेमोराइज देम। बेटा अब यूज नहीं हो रही, कोई एक आध रेयर प्रेपरेशन अभी भी मार्केट में आ रही हो तो मैं कह नहीं सकती हूँ, बट क्योंकि कीटाकोनाजोल के सारे फीचर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं आपके फ्लूकोनाजोल के अंदर, वोरिकोनाजोल के अंदर, इट्राकोनाजोल के अंदर, वी डोंट नीड टू यूज कीटाकोनाजोल एज सच। हो सकता है कि कुछ टॉपिकल एक आध एप्लीकेशन का ये कंपोनेंट हो जहां पे हमें इसके एंड्रोजेनिक इफेक्ट की भी जरूरत हो, ठीक है, होगा डेफिनेटली, अगर आप कह रहे हो तो डेफिनेटली होगा, लेकिन जिससे जो चीज पॉपुलरली यूज नहीं हो रही इसलिए मैंने उसको कहा कि वो रिलेटिवली कम यूज हो रही है। बिल्कुल होगा, कोनाज में होगा। Fluconazole is the most important azole for us because it's present in oral as well as intravenous preparation, completely absorb हो जाता है, बायोअवेलेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कुछ पेशेंट्स में डेली दे रहे होते हैं, कुछ पेशेंट्स में हम वीकली देते हैं फ्लूकोनाजोल। अगर आप वीकली भी दे दोगे साथ में टॉपिकल एजेंट वो ऑटोमेटिकली यूज कर रहा है तो वीकली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी हो जाती है। ये आप ये डायग्राम अगर देखो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये आपको ओरोफरेंजियल कैंडिडियासिस की बड़ी टिपिकल सी पिक्चर शो कर रही है, तो आपको ये गेस करनी आनी चाहिए। कर्डी अपीयरेंस होती है टंग के ऊपर, जैसे दही जमा हुआ हो, उसको हम कहते हैं कि ये ओरोफरेंजियल कैंडिडियासिस हुआ था पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा फीमेल्स में विजाइनल कैंडिडियासिस इज वेरी कॉमन along with leukorrhea and itching, तो उस केस में भी हम जो है वो एंटी फंगल एजेंट साथ देते हैं। देयर इज a difficulty with doctors to identify vaginal candidiasis and bacterial vaginosis, तो हम करते क्या है यूजुअली कि टिपिकली दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। आप एंटी फंगल भी दे दोगे पेशेंट को, आप एंटी बैक्टीरियल भी देना शुरू कर दोगे। आप अक्सर देखोगे जब आप खुद भी गायनी में प्रैक्टिस करोगे कि आप पेशेंट जब इचिंग के साथ प्रेजेंट करता है या वेजाइनल इन्फ्लेमेशन के साथ प्रेजेंट करता है तो रादर देन आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट कॉज, डॉक्टर ने उसको मीट्रोनिडाजोल भी शुरू कराई हुई होती है, उसको आपकी वो जो विब्रामाइसिन है वो डॉक्सीसाइक्लिन वो भी शुरू कराई हुई होती है, और साथ में उसको हम एंटी फंगल भी दे देते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। अदरवाइज जब आप फाइनल ईयर में गायनी पढ़ेंगे तो आपको टिपिकली फीचर्स पढ़ाए जाएंगे जो वेजाइनल कैंडिडियासिस की और बैक्टीरियल वेजिनोसिस को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। बट एक्चुअली क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या होता है कि कोई भी इतना बॉदर नहीं कर रहा होता कि वो एग्जैक्ट सिम्टम्स को सेग्रीगेट करे या आइडेंटिफाई करे, तो इसलिए हम ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन एम्पिरिकल थेरेपी दे देते हैं जिसमें हम टारगेट करते हैं कि हर तरह की वेजाइनल इन्फेक्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है जी। जनरली वेल टॉलरेटेड है, कोई स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते हैं फ्लोजिक्स के या फ्लूकोनाजोल के। नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन बड़ी टिपिकल से एडवर्स इफेक्ट्स हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। देन ये इंडिविजुअल ड्रग्स थे जब हमने ओरिजिनल क्लास का, ये क्योंकि लेक्चर हमारा वही है पुराने वाला, तो इसके अंदर हमने इसके इंडिविजुअल फीचर्स पढ़े थे। आज रिवीजन में वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दोस डिटेल्स। अगर हम आगे जाना शुरू करें तो आपके जो न्यूएस्ट एजेंट हैं जिसमें आपके इट्राकोनाजोल और पोस्कोनाजोल हैं, इनके ड्रग इंटरैक्शन सबसे मिनिमम है, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा कीटाकोनाजोल के थे, उसके बाद फिर फ्लूकोनाजोल और वोरिकोनाजोल आते हैं, और अल्टीमेटली जो आपके रिसेंट मोस्ट हैं इट्राकोनाजोल एंड पोस्कोनाजोल, उनके ड्रग इंटरैक्शंस जो हैं वो सबसे मिनिमल है। And then comes your clotrimazole, which is just a topical drug for topical infection या superficial infections.
मैकेनिज्म वगैरह सब टिपिकल है जो आप पहले पढ़ के आए हो। ये देखो, कनेस्टन के नाम से बहुत से लोगों ने यूज की होगी ये वाली ड्रग। ठीक है, इसके अलावा ये स्टीरॉइड्स के साथ कॉम्बिनेशंस में भी अवेलेबल है, किसी भी फॉर्म में वी कैन यूज इट। अगला ग्रुप हमारे पास आ गया जी आपके एकाइनोकेंडिन, जिसमें कैस्पोफंजिन, माइकाफंजिन, एनिड्यूलेफंजिन। प्रॉफ में एकाइनोकेंडिन्स पे कभी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, बट आपके टेस्ट वगैरह में एकाइनोकेंडिन्स के ऊपर इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें उनकी इन्यूमरेशन और सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो ग्लूकेन्स होता है, जो ग्लूकेन कंपोनेंट है, उसकी सिंथेसिस को ये ब्लॉक करता है, ग्लूकेन सिंथेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। अगर आपको एंटीटीबी याद हो, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में रिवाइज कराई थी, तो वहां पे आपने देखा था कि माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को आइसोनाइजेट ब्लॉक कर रहा था, और आपके जो अराबिनोग्लाइकन सिंथेसिस है उसको इथानब्यूटॉल ब्लॉक कर रहा था, और ये दोनों आपके सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल कंपोनेंट्स थे। सिमिलरली यहाँ पर अर्गोस्टिरॉल और ग्लूकन्स जो हैं, ये दोनों आपके सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब आपके इसमें से जो आपका अर्गोस्टिरॉल वाला कंपोनेंट था उसको ब्लॉक कर रहे थे आपके एजोल्स भी, आपके एलाइलामाइंस भी, आपका एम्फोटेरेसिन भी, और ये स्पेसिफिकली जो ग्लूकन कंपोनेंट है आपके सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल का, ये उसको ब्लॉक करता है बाय इनहिबिटिंग ग्लूकन सिंथेज एंजाइम। एंजाइम का नाम याद रख लो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लूकन सिंथेज इज द टारगेट ऑफ एकाइनोकेंडिन्स, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ग्लूकन सिंथेसिस नहीं हो रहा। ठीक है, वंस अगेन, क्योंकि ये एज सच कोई ऐसी इन्फेक्शन नहीं है जिसके लिए ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस हो, बिकॉज वी हैव एम्फोटेरेसिन बी एंड एजोल्स विच कवर ऑलमोस्ट ऑल द फंगल इन्फेक्शंस। तो ये हम ऑल्टरनेट थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं, बट प्राइमरी थेरेपी के अंदर हम यूजुअली इसको यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास बेटर ड्रग्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। एंड नेक्स्ट कम्स योर ग्रेजियोफेल्विन, जिसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये आपकी फंगिस्टैटिक ड्रग है, और ग्रेजियोफेल्विन के एक्शन के अंदर कोई क्लिनिकल यूज अब आजकल नहीं है ग्रेजियोफेल्विन का। कोई क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है। जब हम स्टूडेंट्स थे तो मुझे थर्ड ईयर में इस पे क्वेश्चन आ गया था, एंड इवन बैक इन दैट टाइम वी डिड नॉट प्रिपेयर ग्रेजियोफेल्विन फॉर अस। तो आपने सिर्फ टेबल में से इसको याद रखना है, और उसमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली के फंक्शन को उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से आपका माइटोटिक स्पिंडल असेंबली डिसरप्ट होगी और सेल माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट होता है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी मैंने देखा है वो सिर्फ यही देखा है कि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर वो कौन सी ड्रग्स हैं जो एग्जैक्टली जाके आपके सेल माइटोसिस को टारगेट करती हैं। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट ग्रेजियोफेल्विन। बाकी की डिटेल्स को आप इग्नोर कर दोगे और टेबल के अंदर इस चीज को हाईलाइट कर दोगे। Any mycotic disease of skin, hair, nails due to microsporum, trichophytone, थोड़ा सा इसका स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, ठीक है, बाकियों से, लेकिन स्टिल वी हैव alternate drugs as well। तो ये आप इसमें स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं कि ट्राइकोफाइटोन लिखा हुआ है, यानी सारी आपकी यूजुअली सुपरफिशियल इन्फेक्शंस की बात हो रही है। कोई हिस्टोप्लाज्मोसिस, एस्परजिलोसिस, ये वो वाली फंगाई हैं जो आपके ऑर्गन्स को, यानी आपके बॉडी के अंदर जाके सिस्टेमिक ऑर्गन्स को अटैक करती हैं। और यहाँ पर मैंने जितनी इस वक्त क्लिनिकल यूजेस में नाम लिखे हुए हैं, ये सारी आपकी स्किन की टॉपिकल इन्फेक्शंस हैं। ट्राइकोफाइटोन की इन्फेक्शन हो, या एपिडर्मोफाइटोन हो, या माइक्रोस्पोरम हो, या आपकी टीनियाज की डर्मेटोफाइट्स हो, ये सब आपकी सिर्फ सुपरफिशियल इन्फेक्शंस में आती हैं। और अभी जो हमने स्टार्ट में थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो हमने ग्रेजियोफिल्विन को क्लासिफाई किया था सिस्टेमिक ड्रग फॉर सुपरफिशियल इन्फेक्शन। सिंस अब टर्बीनाफिन भी हम यूज कर लेते हैं सिस्टेमिकली, तो इसलिए ग्रेजियोफिल्विन यूज करने की जरूरत पेश नहीं आती। अदरवाइज प्रीवियसली दिस वाज अ सिस्टेमिक ड्रग फॉर सुपरफिशियल इन्फेक्शन। नो सीरियस एडवर्स इफेक्ट, सिंपल से एडवर्स इफेक्ट्स हैं। जब कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है तो होपफुली उनके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आता। नाउ एजोल्स के बाद जो दूसरी सुपरफिशियल इन्फेक्शंस के लिए आपके पास ड्रग बहुत ज्यादा यूज हो रही है, दैट इज योर टर्बीनाफिन। काफी डिफरेंट नेम से ये क्लिनिकली अवेलेबल है। करती क्या है एग्जैक्टली वही करती है जो पीछे मैंने भी आपको ऑलरेडी मैकेनिज्म में दिखा दिया है कि ये अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस का जो स्क्वेलिन एपॉक्सिडेज वाला स्टेप है उसको ब्लॉक करती है। ठीक है, तो आपने टारगेट साइट के अंदर स्क्वेलिन एपॉक्सिडेज को याद रखना है, लेकिन ओवरऑल एम क्या है कि अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस जो है उसको ये ब्लॉक कर रही है।
ठीक है जी, ये स्पेसिफिकली यूज हो रही है ओनिकोमाइकोसिस के लिए, जो भी किसी बच्चे ने कहा था, नेल इन्फेक्शन स्पेसिफिकली, टीनिया कैपिटिस के लिए जो आपके स्कैल्प की इन्फेक्शन है, ओवरऑल आपकी रिंगवर्म इन्फेक्शन टीनिया पीडिस में हो, एथलीट्स फुट हो, उन सब में ये एजोल्स के साथ पैरेलल यूज हो रही हैं आपकी टर्बीनाफिन। ये देखो नेल की फंगल इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन है स्पेसिफिकली फीमेल्स में, जो कि घर के बर्तन धोना और कपड़े धोने वाले काम करती हैं, तो उन लोगों में ये बहुत कॉमन है। बट आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपने, मैंने बहुत से लोगों को इन क्लोज फैमिली कॉन्टेक्ट्स में देखा है कि ये जो आपकी नेल इन्फेक्शन है ये कंप्लीटली जाती नहीं है। काफी सिस्टेमिक कोर्सेज भी करें, टेम्परेरीली आपको लगता है कि वो एलिमिनेट हो गई है, समटाइम्स आप नेल को भी रिमूव कर देते हो, इसके बावजूद इट कम्स बैक अल्टीमेटली। तो ओवरऑल आप इसका कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा ये कि अपनी इम्यूनिटी बेहतर रखो ताकि इसकी इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना करे, या आप दूसरी तौर पे आप अपनी हाइजीन को इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आपकी नेल इन्फेक्शन ना हो। बट अदर देन दैट मैंने देखा है कि आप इसके स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकते हो। आप ड्रग्स लेते हो तो आप ये देखते हो कि आपका पूरा नेल जो है वो पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, या नेल से वो आपके नेल बेड में ना जाए, और नेल बेड से जो है वो डीप टिश्यूज में ना जाए इन्फेक्शन, इतना कंट्रोल हम कर सकते हैं। पर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होती, नेल चला जाता है, अगला नेल आता है और द थर्ड साइकिल में ये वापस आ जाती है समहाउ। ऐसी कुछ डीप रूटेड एसोसिएशन है इसकी ह्यूमन बीइंग्स के साथ। एंड देन कम्स योर नाइस्टेटिन, जिसपे हमने सबसे स्टार्ट में बात की थी, निलस्टैट, ओरल, टॉपिकल। ओरल आपने इसको ओरल नहीं कहना क्योंकि वो ओरल ड्रॉप्स हम देते जरूर है बेटा, बट वो टॉपिकल उसके लिए दी जाते हैं बिकॉज इट इज नॉट एब्जॉर्ब। और हम इसको वहां पर जो मुंह में भी इसके ड्रॉप्स यूज कर रहे होते हैं तो हम उसको बेसिकली ओरल थेरेपी नहीं कहेंगे, हम उसको भी टॉपिकल थेरेपी ही कहेंगे, क्योंकि हम टॉपिकली उस ओरोफेरिंक्स के एरिया को केटर कर रहे हैं। हम इसलिए ड्रॉप्स नहीं दे रहे कि पेशेंट जो है उसको खा के और फिर वो आपकी जीआईटी से एब्जॉर्ब होकर एक्ट करे, ठीक है। एंड सिंस इट्स स्ट्रक्चरली वेरी मच सिमिलर टू एम्फोटेरिसिन बी, तो इसका एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा जो एम्फोटेरिसिन बी का है। एंड इट इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट, स्किन और वेजाइना। तो ये इस तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन से सिर्फ इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, इसलिए हमने ओरोफेरिंजियल एरिया में इसको यूज किया हुआ है। यूज्ड ओनली इन कैंडिडियासिस। अब देखो कि इसका क्लिनिकल यूज बहुत रेयर है, बट मतलब सिंगल है, लेकिन क्योंकि वो रेयर नहीं है, बहुत कॉमन है। ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है हमारे लिए, इसलिए आप देखोगे कि फिर भी ये क्लिनिकली बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है। विजाइनल प्रिपरेशन जिसकी होती है, क्योंकि विजाइनल प्रिपरेशन में भी हम म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकोजल एरिया के ऊपर इसको एक्ट करवा रहे हैं। जो आपकी केराटिन लेयर है, जो आपकी प्रॉपर स्किन है बाहर की, उसके थ्रू ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसलिए हम इसको वहां पर यूज नहीं कर रहे होते। इनको हम म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर एक्ट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? Any questions regarding antifungal therapy? And your class count has decreased to 134. I'll have to report it then. From 155 in forensic medicine to 134 in pharmacology. A very good representation of your priorities. एंड आई होप कि जो आपका नेक्स्ट टेस्ट भी अब आएगा, क्योंकि हम कीमोथेरेपी रिवाइज कर रहे हैं, तो हम कीमोथेरेपी का ही दोबारा एक टेस्ट रखेंगे। जो प्रीवियस टेस्ट था कीमोथेरेपी का, उसमें बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस थी क्लास की। तो आई सजेस्ट कि आप इसको साथ साथ केटर करना शुरू करो, क्योंकि कीमोथेरेपी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एससीक्यूज भी कीमोथेरेपी में से आते हैं, और एमसीक्यूज का भी एक मेजर बल्क जो है वो कीमोथेरेपी में से आता है। बेटा एम्फोटेरिसिन बी जो है वो अर्गोस्टिरॉल के साथ अटैच करती है, और उस अटैचमेंट की वजह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बन जाते हैं, लीकी चैनल्स बन जाते हैं। ये आपका अर्गोस्टिरॉल का, अगर आप इस वक्त स्क्रीन अपनी देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि ये अर्गोस्टिरॉल जो आपकी सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है, उसके साथ जब एम्फोटेरिसिन बी बाइंड करती है तो वहां पे पोर बन जाता है। उस पोर की वजह से सेल कंटेंट्स जो हैं वो लीक आउट हो जाते हैं, कैटाइंस भी लीक आउट हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, एवरी मैकेनिज्म इज डिस्टर्ब, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। और नाइस्टेटिन भी एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म फॉलो करती है जो आपका एम्फोटेरिसिन बी का है। ठीक है, एनीथिंग एल्स?
फॉर द नेल्स प्रॉब्लम दोनों ड्रग्स पैरेलल यूज होती हैं, टर्बीनाफिन भी यूज हो रही है और इजोल्स भी यूज हो रही है. बेटा, I tried to talk to Dr. Najma about splitting the chemotherapy drug, test, but unfortunately हो ये रहा है कि क्योंकि अब आपका 1 टेस्ट पर वीक आ रहा है, तो आपका ये जो कमिंग टेस्ट होगा ना, ये काफी आगे जाके आएगा. उस वक्त तक हम कीमोथेरेपी के बाद आपका नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक स्टार्ट करवा चुके होंगे. तो ऑल आई वाज एबल टू डू वाज कि मैंने ये डिसाइड किया था मैडम के साथ मिलके कि हम कीमोथेरेपी के साथ जो बाद के टॉपिक्स हैं, मैडम का ख्याल था कि सिंस इट्स रिवीजन तो हमें अब कोर्स को कंपाइल करना शुरू करना चाहिए. तो वो तो कह रही थी कि जो आपके टेस्ट से पहले जितनी रिवीजन होगी वो सारी हम ऐड कर देंगे. बट फाइनली वी एग्रीड अपॉन द फैक्ट कि जी नहीं, कीमोथेरेपी को सेपरेट रखना चाहिए ताकि आपको सिर्फ कीमो की तैयारी हो जाए. इसको फर्दर स्प्लिट करना आई थिंक आई एम अफ्रेड वोंट बी पॉसिबल. फिर भी अगर आप लोग डॉक्टर नजमा के साथ क्लास में ये बात डिस्कस कर सकते हैं तो शी इज द फाइनल अथॉरिटी. जैसे वो कहेंगे हम उस तरह से कर लेंगे. बाकी वी आर नियरिंग द प्रॉफ विद एवरी पासिंग डे. होपफुली आप देख रहे हो कि हर जगह आपकी ये इवन इंटरनेशनल, क्योंकि हम दुनिया को देखते हैं ना, हम अपने हालात को तो नहीं देखते. तो बाहर के मुल्कों में तो अब स्कूल्स भी खुलना शुरू हो गए हैं और नेचुरली यूनिवर्सिटीज भी खुल जाएंगी. तो देयर इज एवरी चांस कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी ओपन अप हो जाएंगी जुलाई अगस्त में इन द स्टेप वाइज मैनर. और सिंस एवरीबडी नोज कि ये क्लासेस अब ऑफिशियल हैं और गवर्नमेंट के नोटिस में है कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सिलेबसेस कवर हो गए हैं, तो होपफुली आपका प्रॉफ टाइम पे हो जाएगा. लेट्स जस्ट ऑल होप फॉर द बेस्ट कि टाइम पे आपका एग्जाम हो और आप टाइम पे नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी ऑलरेडी हैव अ लॉन्ग प्रोसेस, तो अगर उसमें भी आपकी कोई चीज डिले हो जाए तो वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होती. द ओनली इशू नाउ वी आर गोइंग टू फेस इज कि जो सप्ली वाले बच्चे जिन क्लासेस की सप्ली का एग्जाम नहीं हुआ हुआ, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स होती हैं. बट आपका तो सप्ली का एग्जाम भी हो गया था, रिजल्ट भी आ गया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके एग्जाम में या आपके प्रॉफ में कोई भी हिंड्रेंस होगी. वो क्लासेस जिनके सप्ली के एग्जाम अभी मिसिंग थे, उनके डिसीजंस डिफरेंट होंगे. हो सकता है कि उनको कहा जाए कि वो एनुअल का एग्जाम दे लें और सप्ली का एग्जाम उसके साथ दे लें. पास्ट में ऐसे ही हुआ करता था. सप्ली का स्पेशल एग्जाम नहीं होता था, अगले साल जब वो क्लास एनुअल दे रही होती थी तो सप्ली वाला बच्चा भी अपेयर हो जाता था. तो मतलब ऐसा भी हो सकता है, यू नेवर नो क्या अरेंजमेंट्स हो. बट अभी तक जो स्टांस है, यूएचएस इज एडमेंट कि वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम अपनी कि आपका एग्जाम टाइम पे हो. द पॉइंट ऑफ माई सेइंग दिस इज कि आप भी थोड़ा सीरियस हो जाएं. घर बैठ के जो बिल्कुल रिलैक्स हो गए हुए हैं तो अपने सिलेबस की तैयारी साथ साथ करो. बिकॉज जब दोबारा क्लासेस रिज्यूम होंगी तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा ये सब पढ़ने के लिए. आपको अपने क्लिनिकल आवर्स पूरे करने होंगे और बाकी सारे प्रैक्टिकल आवर्स पूरे करने होंगे. वो फॉर्मेलिटीज जो ऑन कैंपस होनी होती हैं वो उस टाइम में होंगी. उस वक्त थ्योरी पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं दिया जाएगा. तो अपनी थ्योरी को अभी साथ साथ जो है वो रीइंफोर्स करते जाओ और अपने टेस्ट्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस बेहतर करो. Thank you very much. And in the meanwhile, take care of yourselves and everybody around you and stay safe. Thank you.